अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी। जुर्म सिर्फ एक खबर नहीं होता, इसके पीछे बिखरे ख्वाब, उजड़े घर, बेबस चीखें और इंसाफ के मुंतजिर कई सवालात होते हैं। हर वारदात अपने पीछे एक ऐसी कहानी छोड़ जाती है जिसके जख्म सिर्फ मुतासरा खानदान ही महसूस कर सकता है। जुर्म कहानी में हम सिर्फ वाकयात बयान नहीं करते बल्कि हर केस के उन पहलुओं को सामने लाते हैं जो अक्सर नजरों से ओझल रह जाते हैं। हम हकाइक, शवाहिद और तहकीकात की रोशनी में ये जानने की कोशिश करते हैं कि जुर्म कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या इसके जिम्मेदार वाकई कानून के कटहरे तक पहुंच सके। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में एक ऐसा मुबैना वाकया, 8 साल मासूम बच्ची के साथ मदरसे के मौलवी ने ज्यादती की। अगर तो ये इल्जाम सच साबित होते हैं तो ये एक खानदान का दुख नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के ज़मीर पर एक ऐसा जख्म है जो आसानी से भरेगा नहीं। हर आंख अश्कबार है, दिल बेचैन है और हर जबान पर एक ही सवाल है कि आखिर कब तक दरिंदा सिफ्त इंसान इन मासूम बच्चियों की जिंदगियां उजाड़ते रहेंगे। क्योंकि जब एक मुजरिम कानून से बच निकलता है तो सिर्फ एक मुकदमा नहीं हारता, पूरा मुआशरा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाता है। और जब एक बेगुनाह इंसाफ का मुंतज़िर रहता है तो सवाल सिर्फ अदालतों से नहीं, हम सब से भी किया जाता है। आइए चलते हैं उस केस की तरफ जहां हर सबूत की अपनी अहमियत है, हर बयान की अपनी जिम्मेदारी है और हर हकीकत इंसाफ तक पहुंचने का एक रास्ता बन सकती है। ये वो मस्जिद है, मस्जिद को ताला लगा हुआ है और यहाँ पर 5 वक्त की अजान होती थी, 5 वक्त की नमाज होती थी, बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे। लेकिन पूरा मोहल्ला जो है वो इस वक्त खौफजदा है, सोगवार है। ना तो इस मस्जिद में अब अजान हो रही है, ना नमाज हो रही है, ना तो इस मस्जिद में कोई अपना बच्चा भेजने को तैयार है। ये देख सकते हैं आप मेरे अकब में जो है ये ताला लगा हुआ है। और ये जो बदबख्त ने जहां पर इस बच्ची के साथ ज्यादती की, ये वो कमरा है जो हुजरा के नाम पे बनाया जाता है। जो मौलवी जो होते हैं मदरसे के बच्चियों को जो पढ़ाते हैं, बच्चों को जो पढ़ाते हैं, उनको अलग से एक रिहायश दी जाती है। ये वो बदबख्त कमरा है जिस कमरे में बच्ची के साथ ज्यादती की गई। इस कमरे को अब जो है बंद पड़ा है। इस कमरे में कोई भी नहीं है, किसी किस्म की कोई रिहायश नहीं है। यहाँ पर एक चेयर पड़ी है और कलीन जो है वो पड़ी है और थोड़ा सा सामान पड़ा है। यहाँ पर अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए तो यहाँ पर ये सामान पड़ा है। ये उस मौलवी का हुजरा था, ये कमरा था जहाँ पर बदबख्त जो है वो मौलवी जिंदा से इंसान यहाँ पर मुकीम था, बच्चियों को जो दीनी तालीम देता था। जो दीन की तालीम देने वाले होते हैं, रूहानी बाप जो होते हैं, वो जिंदा से इंसान क्या मैसेज छोड़ गया है हमारी इस मुआशरे में। अब लोग जो बच्चों को स्कूल या मदरसे भेजते हैं तालीम के लिए, अब ये जगह जो है, ये मस्जिद, ये इलाके की बहरान हो चुकी है। यहाँ पर नमाज भी नहीं हो रही, ना ही आजान हो रही है, ना पर यहाँ पर लोग जो है अपने बच्चों को नहीं भेज रहे। पूरा मोहल्ला जो है वो खौफजदा है। इस वक्त मस्जिद को ताला लग चुका है इस बदबख्त की वजह से। यहाँ पर आजान होती थी, खुशहाली होती थी, नमाज होती थी, अब यहाँ पर सिर्फ ताले लगे हुए हैं और कमरे यहाँ पर बंद हैं। आज की खबर सिर्फ एक मुकदमा नहीं बल्कि एक ऐसा सवाल है जो हर माँ, हर बाप और पूरे मुआशरे के ज़मीर के सामने खड़ा है। जब इबादत, तालीम और एतमाद की जगहों से खौफ की खबरें आने लगें तो सिर्फ एक ख़ानदान नहीं रोता, पूरा मुआशरा बेचैन हो जाता है। वो नन्हे कदम जिन्हें महफूज मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना था, अगर खौफ और अजियत का बोझ उठाने पर मजबूर हो जाएं तो हमें खुद से पूछना पड़ता है कि आखिर हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी कहाँ कमज़ोर पड़ गई। नाजरीन, ये वो सवालात हैं जिनसे नजरें चुराई नहीं जा सकती। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि मासूम बच्चे भी दरिंदा सिफत जहनियत से महफूज नहीं रहे। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, IG पंजाब और RPO मुल्तान से शफाफ तहकीकात, फौरी इंसाफ और मौसर दाद रसी की अपील की है। खानदान का मुतालिबा है कि अगर तहकीकात और अदालती कार्रवाई के बाद इल्ज़ाम साबित हो जाए तो कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजा दी जाए ताकि मुस्तकबिल में किसी और मासूम बच्चे को ऐसे साहने का सामना न करना पड़े। अच्छा बाबा जी, ये दसो
इकबाल दी जिहड़ी उम्र है 8 साल है, जी हाँ ये ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ? जी पहले दूसरे बंदे हन जेड़े मौलवी ने भजा दिते गए इत्थे कन मौलक अजीज है इत्थों दा काली रमना उनको हर गाल दी तस्दीक है कि केड़ा बंदा गलत है केड़ा सही है जेड़ा इन बंदे दा को चंगा भला पता लगे ओ साडे नाल उन्हें बड़ा साथ दिते उन्हें बंदे को हुण पकड़वाए। वो मेरी बच्ची जेड़ी है दोतरी मेरी लगदी है, लिहाजा ये जेड़ा मौलवी है इको सजा मिलनी चाहिए। असां गरीब लोग हैं, असां कुछ भी नहीं कर सकते जेड़ा है, लिहाजा इल्तजा साडी ये है कि साकू हक साडा मिला वने, इंसाफ थिया वने जेड़ा इन बंदे को फांसी दा मुस्तहिक है को फांसी चढ़ाई वने जेड़ा है। नहीं तुसा एक गल बई भी कीती है कि जेड़ा पहले मौलवी हैं उन्हें दी भी शिकायत हैं पे, वो किहड़े बंदे दा नाम दसे वे तुसा? ओ मुअज्जिन है मलिक अजीज काली रमना है। वो कौन है? मस्जिद दा मुतवल्ली है? मस्जिद दा मुतवल्ली है किबला। अच्छा उनको सारी गल जे पता उनको है? पता है कि वो मस्जिद दा सरबराह जो है उनको हर गाल दा पता है। नहीं ये जेड़ा हुन मौलवी दा इन्हें तुम्हारी बच्ची नाल ज्यादती कीती है, पहले भी केसेस कोई इस तरह दे इनको पता है? जे पहले हर बंदा दबीज गए उन्होंने कोई कानून की कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन हुन मलिक अजीज ने साडे नाल बड़ा साथ दिते, उन्हें ही बंदे को पकड़वाए कानूनी कार्रवाई। ही मौलवी दी शिकायत हैं या पहले वाले जेड़े पहले वाले हैं? नहीं फिलहाल ही मौलवी दी शिकायत पहले वाली दा कोई इतना वो कह नहीं जरा है। अच्छा उन तो बाद भी उन्हें रखी रखे और जरा मुतवल्ली है पिया? जी कोई ना उन तो बाद वालो कह नहीं इत्थे रही है जरा है। नहीं मैं एक गल पूछता पिया जेड़ा पहले मौलवी हैं उन्हें दी शिकायत हैं यही दा जेड़ा बच्ची नाल ज्यादती कीती इन्हें शिकायत हैं? हिंद शिकायत हन लेकिन बंदे नहीं मतलब दसें देना इज्जत दे मामले नहीं दसें पे जरा दबा के देने जरा जरा साडे नाल ज्यादती थई है असां तो वाल चिट्टे नंगे थी गए। मुलजिम जेड़ा है वो गिरफ्तार है पिया? जी मुलजिम गिरफ्तार है लेकिन उनकी तहकीक कोई कहनी थी पई, लिहाजा साडे नाल हक मिला वजे साडू गरीब लोग तो गिरफ्तार थी गया हुन तक ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ रिपोर्ट है डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है? जी डीएम रिपोर्ट हाली कोई नहीं ऐसी 2.5 महीने तकरीबन थी गए। डीएम दे रिपोर्ट दे मुताबिक को सजा मिलनी चाहिए, सजा दा मुतहब है किबला। अच्छा कोई उनका प्रेशर कोई दबाव कहीं किस्म का इलाके के लोगों का कोई सुलह या कहीं पासों कोई बई गाल कोई आई हो इस तरह की कोई धमकी अमेज कि तो सुलह करके ना कोई दबाव? जी किबला साकू 30,000 की ऑफर मिली हुई है कि वाद 30,000 गिनो सारे नाल सुलह कर 30,000 या 3 लाख? 3 लाख रुपया। अच्छा ये क्या ऑफर दी है? जी वो मालिक ने दी है जेड़े वो मुलजिम हैं। अच्छा मुलजिम दे वर्षा जेड़े ने जी मगर असा ये काम नहीं करना चाहते, 1 रुपया भी असा गिन के राजी कह नहीं। मुलजिम जेड़े हैं वो कित्थों देन पे? वो मुलजिम सही इथाऊं दे कह नहीं वो केड़ी जाए महल से दा बंदा ऐसे किबला। अच्छा वो मैलसी दा ए पिया उनदे जेड़े वर्षा हैं पे मुलजिम दे ओ आंदे कने तोड़े को? जे उनदा नाना इथे रहंदा पे ओ मतलब ऑफर करंदा खड़े बाग पुराने रहंदे किबला ते ओ साकू ऑफर करंदा खड़े। पुलिस तोड़ नाल ताउन करेंदी पे ये नहीं कीता? पुलिस ने भरपूर ताउन कीता सारे नाल। अच्छा उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छड़ी। जी पुलिस ने कोई दबाव दिता हुआ कहीं किस्म दा? पुलिस ने कोई दबाव नहीं था, पुलिस ने सारा साथ दिते, हर बंदे ने सारा साथ दिते जेड़ा है। लेकिन ई चीज दा मुतहक के सजा दा इनको सजा मिलनी चाहिए, को सजाए मौत होनी चाहिए। मरियम नवाज नाल साडी अपील है कि ए साडा हक साकू मिला वने जेड़ा है। साकू पैसे दी कोई जरूरत कह नहीं, असां गरीब लोग हैं, असां वल वल इल्तजा करने बैठे कि साकू ई चीज दा मुतालबा मिला वने जनाब दी मेहरबानी। ए दसो अम्मा तुम्हारी बच्ची क्या लगदी है? ये सारा वाकया सब तो पहले दा अफसोस है कि छोटी जी कमसन बच्ची है दरिंदा ने बच्ची नाल ज्यादती की, कितने हकायक हैं क्या अक्सो? ये मेरी पोतरी है, मैं खुद को चावड़ वेनिया में ते घिनाड़ी वेनिया में ऊंड हार में क्या नहीं गई ते उन्हें ये हरकत कर गे दी है इथों दा नहीं छोर महल सेंदा है ते उन्हें ये वकूआ कर गे दे सुने बुराई दे नाल चंगा कीते से सलवार। हाँ। पहले भी कोई शिकायत है? ना 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 पहले कोई शिकायत नहीं। पहले बच्ची कोई दसेंदी है कोई छेड़खानी? कोई शे ना ऊंड हार दा वाकया है। अच्छा भले तो को किवें पता लगा बच्ची ने आके दस्या या तुसा खुद गए होए? ना इथा ही आई बच्ची। हाँ इथा ही आई रोन दे बिल्कुल में रोन दे तड़प दी आई वल जेडे सा निट्टे से उनदे नाल बुरा थिया खड़ा है। जी हां पर तुसा वन के मौलवी को पूछा या इलाका मकीने को इकट्ठा करके गयो? असां दीगे द टाइम हाई ओ घर आ गई है भला सा थे चुप कर गए हैं जेरे उन्हें अजान दीते मगरिब दे भला सा तोड़ पहुंच गया तो भला सा को पकड़ गए से। जी हां बालू को गतिते से बल थाने ले आ गए बल उन्हें मौके दे इकरार कीता कि जी हां कीते सी करार
क्या कैसी वो आदे में कीते जुर्म कीते में जी हाँ हूं ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ असा को छुट्टू नहीं देंदे साडा ही मुतालबा है जी हाँ असा कदा ही नहीं को छुट्टू नहीं देंदे को बिल्कुल क्यों जो साडी निक्की जी ये नाजायज की जो कीती है सी साडी निक्की जी बाल लिए असा को छुट्टू नहीं देंदे साडी इया है जी हाँ नमाज को साडी अपील है को सजा जरूर दिवावे असा छुड़वेंदे नहीं सही को अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ या नहीं, बल्कि ये भी है कि क्या हमारे हिफाजती निज़ाम इतने मजबूत है कि ऐसे जराइम को होने से पहले रोक सके। क्या निगरानी, एहतसाब और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के मौजूदा इक़दामात वाकई मौसर हैं, और अगर नहीं तो मज़ीद कितने ख़ानदान इसी आजमाइश से गुजरेंगे। इंसाफ सिर्फ सज़ा का नाम नहीं बल्कि एक ऐसा एतमाद बहाल करने का अमल भी है जिससे हर वालिदैन ये यकीन कर सकें कि उनका बच्चा वाकई महफूज है। नाजरीन, इस मुकदमे में पुलिस तहकीकात जारी है और फोरेंसिक शवाहिद समेत तमाम कानूनी तकाजे मुकम्मल किए जा रहे हैं, मगर दूसरी तरफ एक ऐसा खानदान है जिसकी जिंदगी शायद कभी पहले जैसी ना हो सके। एक मासूम बच्ची, उसके वालिदैन और उसके अजीज सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि जहनी, जज्बाती और समाजी अजियत से भी गुजरे हैं। सवाल यह है कि क्या हमारा निज़ाम मुतासरा ख़ानदानों को सिर्फ इंसाफ देता है या उन्हें वो सहारा भी फराहम करता है जिसकी उन्हें इस कर्ब के बाद ज़रूरत होती है। क्या ऐसे मुकदमात में तेज़ रफ्तार तहकीकात, मौसर प्रोसिक्यूशन और मुतासरीन की नफ्सियाती बहाली को भी उतनी ही अहमियत दी जा रही है जितनी गिरफ्तारी को? ये सवालात हैं जिनके जवाब सिर्फ अदालतों से नहीं बल्कि पूरे मुआशरे और रियासती निज़ाम से भी तलब किए जाएंगे। नाजरीन, जहां लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाजरीन, वेलकम बैक। हर कत्ल के पीछे सिर्फ एक लाश नहीं होती बल्कि टूटे हुए रिश्ते, छुपे हुए राज और ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब वक्त के साथ सामने आते। बाज़ औक़ात दुश्मन सामने नहीं होता बल्कि वो दोस्त के रूप में साथ चल रहा होता है, और जब हकीकत बेनकाब होती है तो एतमाद का हर रिश्ता लरज उठता है। दोस्ती पर हर इंसान को फख्र होता है कि मेरा दोस्त मेरे मुश्किल टाइम में मेरे साथ खड़ा होगा, लेकिन कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जिसमें दोस्त का दुश्मन हो जाता है। आज की जुर्म कहानी में हम आपको बताएंगे कैसे जिगरी दोस्त, एक दोस्त दूसरे दोस्त का कातिल निकला, कैसे दोस्तों की दोस्ती दुश्मन में बदल गई। इस हवाले से थाना डिचकोड के इलाका में नहर से जो लाश मिली उसको पुलिस ने कैसे ट्रेस किया और किस तरह मुलज़म तक पहुंची, इस जुर्म कहानी में आपको बताएंगे कि हमारा माशरा किस साइड पे जा रहा है और हमारे माशरे में हमें किस तरह से रहना चाहिए कि हम भी आसानी से और अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार सकें, और लोगों से बचना कैसे है। हमारे साथ रहिएगा। आज जुर्म कहानी में हम आपको फैसलाबाद के इलाके डचकोट ले चलेंगे, जहां एक अंधे कत्ल का मुअम्मा जदीद तफ्तीश और सीसीटीवी कैमरों की मदद से हल हुआ। ये एक ऐसा मुकदमा है जिसमें दोस्ती, शक और मौत की एक होलनाक कहानी सामने आई है। थाना डिचकोड के इलाका में लावारिस मिलने वाली लाश ट्रेस भी हुई, मुलजम भी पकड़ा गया। इस पर हम कानूनी राय लेते हैं। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट मलक आसिफ साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया महमूद साहब। देखिए, ये जो वाक़या हुआ है हमारे फैसलाबाद में, इसमें जो है वैसे तो FIR जो है वो अंडर सेक्शन 302 रजिस्टर हुई है, जिसमें 2 किस्म की सज़ाएँ हैं। अगर वो मुलज़म गिल्टी डिक्लेयर हो जाता है तो अदालत उसको सज़ाए मौत भी दे सकती है और उनको उम्र कैद की सज़ा मैक्सिमम दे सकती है। लेकिन सर्कमस्टांसेस के ऊपर देखना होता है, कोर्ट ने जो उनके सामने शवाहद आएंगे और उसकी रोशनी में फिर अदालत ने फैसला करना है कि उसकी क्या सज़ा बनती है। अच्छा मलक साहब, मुझे बताइएगा कि जो मुबैना तौर पर कातिल है उसने प्ली लेने की कोशिश की है कि जो मकतूल है इसका मेरी बीवी के साथ नाजायज तल्लुकात का शक था मुझे, इसलिए मैं इसको कत्ल किया है। क्या जो पुलिस है, पुलिस के मुताबिक कि उस तरह की शवाहद नहीं मिले, क्या वो इस
तरह का अगर साबित होता है तो क्या उसकी सजा में कमी हो सकती है? क्या कहेंगे, वो सजा में कमी के लिए ये प्ली लेना चाह रहा है? देखिए, वो हमारे पाकिस्तान में आमतौर पे इस किस्म की जो ग्राउंड है, जब कोई वक़्वा हो जाता है तो आमतौर पे ये जो है मैक्सिमम सज़ा जो है वो दे सकती है। ये है सीनियर एडवोकेट मोहम्मद आसफ। आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि जो मुजरम है, जो मुल्ज़म है, वो इस जो अपनी बीवी के साथ नशे जो उसके ताल्लुकात का शुबा ज़ाहिर कर रहा है, वो इसमें प्ली लेना चाह रहा है। कत्ल की सज़ा 302 है, या तो उम्र कैद होगी या सज़ाए मौत होगी। और ये दोस्त नशा कर रहे थे और जिगरी दोस्त थे। जैसा कि पुलिस से हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि जब ये दोस्त आपस में नशे के बाद झगड़ा हुआ है, वहां पर इसका कत्ल हुआ है। इस हवाले से जो दोस्ती है वो भी सोच समझ के करनी चाहिए। हमारे साथ रहे, आगे चलते हैं इस टॉपिक पे बाकी लोगों से बात। नाजरीन, एतमाद इंसान को महफूज महसूस कराता है, लेकिन जब यही एतमाद धोखे में बदल जाए तो अंजाम किसी सानहे से कम नहीं होता। आखिर ऐसा क्या होता है कि बरसों की दोस्ती एक लम्हे में दुश्मनी में बदल जाती है? क्या शक, गुस्सा और इंतकाम इंसान को इस हद तक ले जा सकते हैं कि वो किसी की जान लेने से भी ना हिचकिचाए? ये वाकया हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि जदीद दौर में जराइम को छुपाना पहले जैसा आसान नहीं रहा। हर रास्ता, हर कैमरा और हर सबूत किसी न किसी मकाम पर हकीकत का दरवाजा जरूर खोल देता है। एक शुबा, एक फैसला और एक जान। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि कानून को अपने हाथ में लेने का अंजाम हमेशा तबाही होता है। अगर हर इल्जाम का फैसला गुस्सा और इंतकाम करने लगे तो मुआशरा इंसाफ नहीं, सिर्फ खौफ की अलामत बनकर रह जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या हम इख्तिलाफ और शुबे को कानून के जरिए हल करना सीख पाएंगे, या जज्बात के हाथों ऐसे मजीद सानियात जन्म लेते रहेंगे? और क्या मुआशरे में बर्दाश्त, एतमाद और कानूनी शऊर को फरोग देने के लिए मजीद मौसर इकदाम किए जाएंगे ताकि किसी बेबुनियाद शुबे की कीमत एक और जान ना बने? पुलिस को ना 4 जुलाई को एक डेड बॉडी मिलती है, जो कि एक नामालूम डेड बॉडी होती है। लेकिन उसके उसके सर की तरफ से ब्लीडिंग हो रही होती है और उसके मुंह से भी ब्लीडिंग। तो उस वक्त तक तो वो उसका कोई क्लू नहीं था, वो नामालूम थी। तो पुलिस ने फिर अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस के पास अब इतनी टेक्निकल फैसिलिटीज़ हैं कि नामालूम नाश को टेक्निकल तरीके से हमने सेफ सिटी की मदद से, अब वो डाटा है हमारे पास, तो हमने उसको विदन 1-2 घंटे के हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद हम फिर वहीं से शुरू हुए। जब हमें आइडेंटिफाई हो गया कि इस शख्स का नाम रमज़ान है और ये एक मैं समझता हूँ कि बेवा का बेटा है, उसकी मौत एक अफसोसनाक वाक़या था, तो फौरी तौर पे बेवा के पास पहुँचे और वहाँ से हमने घर से तफ्तीश शुरू की। तो पता चला कि ये एक दिन पहले घर से जाता है। मज़ीद पुलिस ने प्रॉब किया और टेक्निकल हमने सीसीटीवी फुटेज से इसकी फुटेज ट्रेस की और जहाँ से ये लास्ट टाइम विजिबल हुआ वहाँ चेक किया, तो पता चला कि ये इसका करीबी दोस्त है उस्मान, उसके साथ जा रहा है। उस्मान को अरेस्ट कर लिया। जब उस्मान को अरेस्ट किया तो उसने इंकशाफ किया कि दरअसल ये जो है बंदा जो कत्ल हुआ है रमज़ान, वो उसके हाथों कत्ल हुआ है। दोनों करीबी दोस्त हैं और कत्ल करने के बाद इसने डेड बॉडी वहीं पे फेंकी नहर में और ये चला जाता है घर और घर जाके सो जाता है। तो पुलिस तफ्तीश के ज़रिए जब इस तक पहुंची तो मज़ीद ये पता चला कि ये दोनों ही बुरी सोबत का शिकार है, नशा इकट्ठा करते हैं। उस दिन भी इन्होंने इकट्ठे ही शराब नोशी की और ड्रग्स इस्तेमाल की और ड्रग्स के दौरान इनकी आपस में मामूली सी बात पे तलक कलामी हुई, जिसकी चोट के नतीजा में फिर ये इसकी जान बाग हो गया, हलाक हो गया। तो उसके बाद इसने डेड बॉडी को नहर में फेंका और ताकि निशान मिट जाए, पता न चले कि एक तो उसकी शिनाख्त भी आइडेंटिफाई नहीं हो सकेगी और पता भी नहीं चलेगा
कि किसने कैसे ये सारा सफा करना फेल किया। तो लेकिन पुलिस की तफ्तीश से अल्हम्दुलिल्लाह एक बेवा को इंसाफ मिल गया है, कातिल पसे जिंदान है, और हम कोशिश करेंगे कि ठोस शहादतों की रोशनी में इसको सख्त तरीन सजा दिलवाएं। नाजरीन, इस मुकदमे में पुलिस की तहकीकात जारी है और तमाम कानूनी तकाजे मुकम्मल किए जा रहे हैं ताकि अदालत में मजबूत शवाहिद पेश किए जा सके। दूसरी जानिब एक ऐसा खानदान भी है जो अपने अजीज की जुदाई का सदमा सह रहा है और इंसाफ का मुंतजिर है। सवाल ये भी है कि क्या ऐसे मुकदमात में जदीद फ्रांसिक, डिजिटल शवाहिद और CCTV निज़ाम मुस्तकबिल में जराइम की रोकथाम में मज़ीद मौसर किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि जब हर जुर्म अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा और हर मुजरिम कानून के मुताबिक सजा पाएगा, तभी मुआशरे में इंसाफ पर एतमाद मजबूत होगा। नाजरीन, जहां लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाजरीन, वेलकम बैक। कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना भी होता है। लेकिन जब कानून की कमजोरियों से फायदा उठाने वाले अनासर बेखौफ हो जाएं तो नुकसान सिर्फ एक फर्द का नहीं, पूरे निज़ाम के एतमाद का होता है। एक तरफ हुकूमत शहरियों की हिफाजत के लिए नए कवानीन मुतारिफ कराती है, तो दूसरी जानिब चंद जराइम पेशा अफराद उन्हीं कवानीन को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने के नए रास्ते तलाश कर लेते हैं। ये आज हम बात करेंगे एक ऐसे जुर्म के हवाले से कि जुर्म तो कोई और करता है लेकिन उसका खमियाजा किसी और को भरना पड़ता है। आज हम बात करेंगे जाली नंबर प्लेट्स के हवाले से कि कुछ लोग जाली नंबर प्लेट्स लगाकर घूम रहे हैं। जब उनका चलान होता है तो वो चलान मासूम शहरियों को भरना पड़ता है। आज हम बात करेंगे मुतासिरीन से और मुतल्लिका अदारों से कि इसके सदेबाब के लिए उन्होंने क्या इकदाम किए हैं। हमारे साथ रहिएगा। आज जुर्म कहानी में हम एक ऐसे मसले का जायजा लेंगे जिसने हजारों गाड़ी मालिकान को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। ये सिर्फ जाली नंबर प्लेट्स का मामला नहीं बल्कि एक ऐसा जुर्म है जिसकी सजा वो लोग भुगत रहे हैं जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। नाजरीन, सवाल ये नहीं कि ई चलान का निज़ाम क्यों बनाया गया, बल्कि सवाल ये है कि अगर जाली नंबर प्लेट्स के जरिए पूरा निज़ाम धोखा खा सकता है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। आखिर ऐसे अनासर तक पहुंचना इतना मुश्किल क्यों है जो किसी और की शनाख्त इस्तेमाल करके कानून को भी गुमराह करते हैं और बेगुनाह शहरियों को भी मुश्किलात में डाल देते हैं। हमारे साथ मैनेजर सेफ सिटी जमील अशरफ साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि सर बताइएगा कि जो फेक नंबर प्लेट्स का मामला बड़ा संगीनी जो रुख इख्तियार करता जा रहा है, इसके लिए सर जो है सेफ सिटीज अथॉरिटी ने अपना ई चलान सिस्टम के साथ ग्रीवियंस पोर्टल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। जिस भी शहरी को इस तरह का कोई मसला आता है वो ग्रीवियंस पोर्टल में जो है अपनी ओरिजिनल व्हीकल की सारी डिटेल्स चलान के अगेंस्ट हमें अगर सबमिट करवा देता है तो सेफ सिटीज अथॉरिटी जो है वो दोनों बाइक्स को कंपेयर करता है, लोकेशन वाइज उनको जो है वो एनालिसिस करता है। अगर वाकई कोई गाड़ी जो है वो फेक नंबर प्लेट के साथ कहीं पर यूज हो रही है तो उसको एक तो चलान जो है उसकी जो वायलेशन है वो वेव ऑफ कर दी जाती है ओरिजिनल जो बाइक है। दूसरा जो है जो क्लोन नंबर प्लेट यूज हो रही होती है उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट टाइम जब भी कहीं पे किसी कैमरे पर वो आइडेंटिफाई होती है तो पुलिस के थ्रू राउंड अप करवा के उसको चेक किया जाता है। अगर वो वाकई ही फेक नंबर प्लेट के साथ कोई बाइक यूज हो रही है या गाड़ी यूज हो रही है तो उसके अगेंस्ट जो है वो पुलिस की कार्रवाई की जाती है। सर ये कैसे पता चलेगा कि एक गाड़ी लाहौर में उसी नंबर की सेम की बिहाड़ी में, तो इसको जाली प्लेट वो कैसे आप निशानदेही करेंगे, कैसे आप उसको रोकेंगे? सर जब ग्रीवियंस पोर्टल के थ्रू हमें ओरिजिनल व्हीकल की जो है तस्वीरें मिल जाती हैं तो हमारे पास बेसिकली दोनों तस्वीर मौजूद होती हैं, ओरिजिनल व्हीकल की भी और फेक नंबर प्लेट के साथ जो व्हीकल है उसकी भी। तो जब भी किसी गाड़ी को अलर्ट आता है उसको वेरीफाई कर लिया जाता है कि आया कि ये ओरिजिनल व्हीकल है या फेक व्हीकल है। तो अगर फेक नंबर प्लेट के साथ चलने वाली जो है व्हीकल है तो फौरी तौर पर मुतलका पुलिस को या जो भी इदारा ट्रैफिक पुलिस मौजूद हो उसको मैसेज पास कर दिया जाता है। और अगर ओरिजिनल व्हीकल हो तो फिर उसमें जो है वो उसको एज इट इज जो है छोड़ दिया जाता है और अगेन उसका जो है वो ई चलान नहीं होता। अगर एक शहरी अपनी गाड़ी घर पर खड़ी होने के बावजूद जुर्माने वसूल कर रहा है तो वो इंसाफ के लिए कहाँ जाए? यही वो सवालात हैं जिनके जवाब आज भी हजारों मुतासरीन तलाश कर रहे हैं। मेरा ज़िला व्याड़ी से तल्लक है और मैंने प्राइडर का नंबर लगवाया व्याड़ी से,
اور میں شریف شہری ہوں. میرے پرائڈر کا نمبر لاہور میں کانا کاچھا روڈ لاہور میں فیک نمبر لگا کر نا وہ لوگ ادھر استعمال کر رہے ہیں. میں ادھر ایکسائز دفتر بھی گیا ہوں, اپنے متعلقہ تھانے بھی گیا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ متعلقہ کام نہیں ہے. پھر میں ایکسائز دفتر میں گیا ہوں, انہوں نے کہا کہ یہاں بہت شکایات آ رہی ہیں, یہ لاہور میں 2 نمبری چل رہی ہے. تو میری اعلیٰ حکام سے درخواست ہے کہ یہ میرا پرائڈر کا ادھر میرا نمبر لگا ہوا, میں کبھی لاہور گیا ہی نہیں ہوں. تو کوئی کسی کرمنل لوگ کے پاس یہ فیک نمبر لگا کر میرا لاہور استعمال کر رہے ہیں, کسی واردات میں استعمال ہو گیا یا ویسے. اب مجھے 2 چلان آ چکے ہیں اس کے, وہ اس کیمرے سے گزرتا ہے وداؤٹ ہیلمٹ گزرتا ہے, اور مجھے اس کے متواتر 2 چلان آ چکے ہیں. تو میں اس لیے بہت پریشان ہوں. میں ایک شریف شہری ہوں, تو میری حکومت پنجاب سے اعلیٰ حکام سے درخواست ہے کہ اس کا کوئی سدباب کیا جائے. تو اس فیک نمبری سے لوگ بڑے پریشان ہیں, تو اس کا کوئی سدباب کیا جائے. ٹریفک قوانین شہریوں کے تحفظ کے لیے بنائے جاتے ہیں, نہ کہ انہیں غیر ضروری مشکلات میں مبتلا کرنے کے لیے. اگر جرائم پیشہ افراد جعلی شناخت کے ذریعے قانون کو دھوکہ دیتے رہے تو نقصان صرف متاثرہ شہری کا نہیں بلکہ پورے عدالتی اور قانونی نظام کے اعتماد کا ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا متعلقہ ادارے جعلی نمبر پلیٹس کے اس بڑھتے ہوئے رجحان کو روکنے کے لیے مزید مؤثر حکمت عملی اختیار کریں گے؟ کیا ایسے گروہوں تک پہنچا جائے گا جو اس غیر قانونی کاروبار کو فروغ دے رہے ہیں؟ اور کیا وہ دن آئے گا جب کسی بے گناہ شہری کو کسی دوسرے کے جرم کی قیمت ادا نہ کرنا پڑے گی؟ ناظرین, جعلی نمبر پلیٹس کے خلاف کارروائی صرف ٹریفک قوانین کا معاملہ نہیں بلکہ یہ عوام کے اعتماد کی بحالی کا بھی امتحان ہے. اگر کسی شہری کو ایسا ای چلان موصول ہوتا ہے جو اس نے کیا ہی نہیں, تو وہ صرف مالی نقصان نہیں اٹھاتا بلکہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی ایک طویل اور تھکا دینے والی جدوجہد بھی شروع کر دیتا ہے. جی, ہمارے ساتھ انسپیکٹر ہیڈ کوارٹر موشد صاحب بہاڑی موجود ہیں, ٹریفک پولیس. ہم سے جانتے ہیں کہ جو جعلی نمبر پلیٹس لگا کر لوگ گھوم رہے ہیں, جب ان کا چلان ہوتا ہے تو عام صارف جو عام معصوم شہری ہے ان کو وہ چلان بھرنا پڑتا ہے. اس کو جو سدباب کے لیے ان کے محکمے نے کیا اقدامات کیے ہیں, ہم ان سے جانتے ہیں. فیک نمبر پلیٹ ایک چیز ہے اور فینسی نمبر پلیٹ دوسری چیز ہے. اور فینسی نمبر پلیٹ کا بھی فائن ہے, اور جو فیک نمبر پلیٹ یعنی یہ نمبر اس گاڑی کا نہ ہو اور وہ لگا کر چل رہے ہوں تو اس کے خلاف FIR ہوتی ہے. وہ فراڈ کے زمرے میں آتا ہے. ایسے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہیں ہم. اور اس حوالے سے جو شکایات آ رہی ہیں ای چلان کے حوالے سے کہ ان کے چلان ہو رہے ہیں اور وہ نمبر تو ان کا ہے لیکن گاڑی ان کی نہیں ہے. اگر ان کو کوئی ایسا لگتا ہے کوئی کلیریکل مسٹیک کی وجہ سے ان کا نمبر آ گیا یا وہ موٹر سائیکل ان کی نہیں ہے یا وہ موٹر سائیکل چلانے والے وہ نہیں ہیں, تو وہ جائیں سیف سٹی کہ یہ موٹر سائیکل ان کی ہے یا نہیں ہے. وہاں سے ان کو ویریفائی ہو جائے گا کہ موٹر سائیکل ان کی تھی یا نہیں تھی. دوسرا جو چلان ہو رہے ہیں ای چلان, وہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر وہ سیف سٹی کے کیمرے میں وداؤٹ ہیلمٹ جا رہے ہیں, موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں, وداؤٹ سیٹ بیلٹ جا رہے ہیں, تو ان کا چلان ہو جاتا ہے. کیمرہ انہیں کیپچر کر لیتا ہے اور خود بخود چلان جنریٹ ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں ان کو احتیاط کرنی چاہیے, قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے تاکہ ان کے چلان نہ ہو. جب انہیں پتہ چلتا ہے 10, 15, 20 چلان ہو جاتے ہیں تو سیف سٹی کی طرف سے کال آ جاتی ہے کہ وہ گاڑی فلاں جگہ چل رہی ہے تو اس کو روکا جائے. ہم روکتے ہیں اس کو اور اس کے خلاف پھر ہم کارروائی کرتے ہیں. جب تک وہ چلان پے نہیں کرتا اس کی گاڑی بند کر دی جاتی ہے. اس لیے آپ لوگ بھی احتیاط کریں, قانون کی پاسداری کریں تاکہ آپ کے چلان بھی نہ ہو اور آپ کو فائن نہ بننے پڑے. ضرورت اس امر کی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے, ٹریفک پولیس اور متعلقہ حکام ایسے مقدمات کی فوری اور شفاف تحقیقات کو یقینی بنائیں, جعلی نمبر پلیٹس کے نیٹ ورک تک پہنچیں اور ایسے عناصر کو قانون کے مطابق سخت سزا دلوائیں تاکہ شہریوں کا اعتماد بحال ہو اور کوئی بھی شخص دوسرے کی شناخت استعمال کر کے قانون کو دھوکہ دینے کی جرات نہ کر سکے. ناظرین, جرم کی دنیا اندھیر نگری کی طرح ہے جہاں لالچ, نفرت اور خود غرضی کے سائے منڈلاتے رہتے ہیں, لیکن یاد رکھیں
अंधेरे चाहे जितने भी गहरे हो, इंसाफ की रोशनी हमेशा अपना रास्ता बना लेती है। हमें चाहिए कि इन कहानियों से सीखें, खुद को और अपने माशरे को महफूज रखने के लिए कानून, इखलाकियात और इंसानियत की हदूद को ना सिर्फ पहचानें बल्कि इन पर अमल भी करें। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हकीकत पर मबनी थी, सबक आमूज भी और सनसनीखेज भी। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, जहां जुर्म बेनकाब होगा और इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिए ख्याल। अल्लाह नेके